बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। उसके दोनों फैक्टर्स कराऊंगा, कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म एंड कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। एंड देखो इस तरीके से कराऊंगा ना, क्लास में याद हो जाना है। अब भी मेरे साथ अगले आधे घंटे में स्केलर और वेक्टर कूलम्स के दोनों तुम्हें याद हो जाएंगे, ये पक्का है। बट बस करना क्या है, नोटबुक ले लो, पेन ले लो और एक अच्छी सी शांति सी जगह पे बैठ जाओ बस, ठीक है, काम हो जाएगा। ठीक, सो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कूलम्स लॉ है क्या, मैं उस चीज को एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को। सो कूलम्स लॉ, ठीक है, कूलम्स लॉ। अब जो कूलम्स लॉ है ना, देखो इसका स्टेटमेंट बड़ा सिंपल है, समझना स्टेटमेंट में ही सब कुछ है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बक्सा बनाओ इन दोनों वर्ड्स पे, और रिपल्सन, ठीक है, अट्रैक्शन और रिपल्सन इज फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, ठीक है। एंड सेकेंड, इस चीज को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, लेकिन सब कुछ इन स्टेटमेंट में, पहले एक बार खाली स्टेटमेंट साथ में याद कर लेना है, देखो मजा आएगा। सेकेंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। एंड इसी में एक और लाइन, ठीक है, मैं थर्ड यहां पे करके दिखा रहा हूं। एंड दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन joining the two charges। अब यहां एक चीज ध्यान में रखना, अगर आपने ये थर्ड वाला भी नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, तीनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान देना अच्छे से। सबसे पहले अब मैं इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखना, यहीं पे याद हो जाना है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, पहले तो क्या लिखा है, अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये दो चार्जेस हैं, एक क्यू और दूसरा भी ये हमने क्यू ले लिया, दोनों भी सेम प्रॉपर्टी लेते हैं, तुम चाहो तो अपोजिट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सिव भी। कूलम लॉ सिर्फ और सिर्फ देखो, जैसे हमने ग्रेविटेशनल पढ़ा था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें हमने क्या पढ़ा था, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी, उसमें हमने बोला था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां अट्रैक्शन नहीं, यहां रिपल्सन भी हो सकता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। बट कूलम्स लॉ किसके लिए बता रहा है, चार्जेस के लिए बता रहा है, और दो चार्जेस के बीच में जरूरी तो नहीं है ना कि सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स हो। अगर दोनों सेम चार्ज नेचर के हैं, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था, दोनों अगर सेम नेचर के हैं, ठीक है, तो लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर, हमने पढ़ा हुआ है। अनलाइक चार्जेस क्या होंगे, हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, और लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल होंगे। तो ये कैसे हुए लाइक चार्जेस, तो इनके बीच में अगर मैं पास लाऊंगा तो दोनों भागने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये तुम्हारे कैसे हुए, रिपल्सिव फोर्स, इसलिए हमने क्या लिखा है, रिपल्सन, और अगर अपोजिट नेचर के होंगे तो यहाँ पे अट्रैक्शन भी होगा। समझ आ रहा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों हो सकता है। पहली चीज क्लियर हो गई, उम्मीद करता हूं हो गई। अब इसका रिलेशन कैसे होगा, ये फोर्स कितना स्ट्रांग होगा या कैसे हमें पता चलेगा कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। इस चीज को थोड़ा सा समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो इन दो चार्जेस के बीच में जो हम डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, वो है r। अब कूलम्स क्या बोल रहे हैं कि ये फोर्स की जो स्ट्रेंथ होगी मैग्नीट्यूड वाइज, जो स्ट्रेंथ होगी कि ये फोर्स कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, वो हमें पता चलेगा प्रोपोर्शनलिटी से। यानी अगर ये सपोज करो 10 कूलम है और ये 5 कूलम है, और दूसरा मैं एक चार्ज ले रहा हूं जो 20 कूलम है और ये 2 कूलम है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, मतलब मैग्नीट्यूड अलग है बट दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, सेम रखा है मैंने। तो डिस्टेंस अगर सेम है तो दोनों में से फोर्स किसके बीच में ज्यादा होगा, ऑब्वियसली दोनों रिपेल करेंगे पहले तो, क्योंकि सेम नेचर के दोनों पॉजिटिव है, बट किसके बीच में ज्यादा रिपल्सन होगा। तो इसका प्रोडक्ट कितना हुआ, 10 5 जा 50, इसका कितना हुआ 20 2 जा 40। इसका देखो क्या बोला है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस,
प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, यानी जो दो बॉडीज हैं, ठीक है, इनके ऊपर जो चार्ज है वो जो फोर्स होगी वो कितनी होगी, इनका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करके किसमें ज्यादा आ रहा है, इसमें 50 आ रहा है, इसमें 40 आ रहा है, तो ज्यादा फोर्स किसके बीच में होगी, इन दोनों चार्ज के बीच में, जिसका मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस सेम रखना है, डिस्टेंस भी मैटर करेगा, अभी हम देखेंगे, सेकंड डिस्टेंस भी फैक्टर है। तो पहला फैक्टर तो दोनों का मैग्नीट्यूड हो गया, दोनों का प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा, देखो इन दोनों का डिस्टेंस सेम रख के इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया 50, इन दोनों का कितना आया 40, है ना। तो ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका है, ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्सन किसके बीच में होगा, इसके बीच में, समझ आया। अगर यहीं पे अपोजिट नेचर के चार्ज होते तो हम क्या देखते कि अट्रैक्शन किसमें ज्यादा होगा, समझ आया। बट डिस्टेंस सेम रख के हमने चेक कर लिया, यानी उन्होंने क्या बोला कि आपको क्या चेक करना है कि दोनों के प्रोडक्ट अगर ज्यादा है, ठीक है, दो चार्ज है और उनका प्रोडक्ट करते हो, अगर वो ज्यादा है तो उनके बीच में फोर्स भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। डिस्टेंस भी फैक्टर है, अभी मैंने दोनों को कंपेयर किया है सेम डिस्टेंस रख के, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखो अब सबसे पहले हमने क्या लिखा है, ये दो चार्जेस में दूसरा क्या है, डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। अगर दो चार्जेस, तुम सिंपल सी चीज सोचो ना, तुम्हारे दो फ्रेंड, तुम पास में हो, फिर अलग अलग स्कूल में हो गए, ठीक है, स्कूल चेंज हो गई, फिर धीरे धीरे किसी के दूसरे फ्रेंड के पापा का ट्रांसफर हो गया, अलग डिस्ट्रिक्ट स्टेट में चले गए, तो अब क्या होगा, जितनी दूरी बढ़ेगी उतनी तुम्हारी बॉन्डिंग वीक होती जाएगी, ठीक है। वैसा ही फोर्स के साथ होता है, एक सिंपल सी चीज है, मैं दो मैग्नेट ले रहा हूं, उनको यहां रख रहा हूं तो फोर्स ज्यादा लगेगा, यहां ले गया थोड़ा कम होगा, अब एकदम दूर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन दोनों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स घटती है, तो इसलिए उन्होंने क्या बोला है, डिस्टेंस बढ़ेगा, अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में मैं डिस्टेंस बढ़ा दूं तो फोर्स घट जाएगी। फोर्स कैसे घट जाएगी, तो देखो फर्स्ट उन्होंने क्या बोला था, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ये फर्स्ट। सेकंड उन्होंने क्या बोला कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ऐसे ही याद रखना, इसलिए मैंने तीन पार्ट में ब्रेक किया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी 1/r²। देख रहे हो, डिस्टेंस अगर 2 टाइम्स इंक्रीज करोगे फोर्स 4 टाइम घटेगी, डिस्टेंस अगर 4 टाइम इंक्रीज करोगे फोर्स 16 टाइम घटेगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा जो आते हैं कूलम्स लॉ के बेसिस पे एग्जाम में। देखो कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को डिवाइड करना चाहूँ ना ब्रॉडली, तो मेन ये चैप्टर कैसे डिवाइड होता है, तुम सिंपल सा सोचो कि सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होता है, मेथड ऑफ चार्जिंग, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा कूलम्स लॉ, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसकी प्रॉपर्टीज वो हम पढ़ेंगे। चौथी चीज क्या इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसकी वजह से एक्सिस और इक्वेटर पे तुम्हारा जो डेरिवेशन हमें करनी होगी। फिर गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन, यानी ये चैप्टर में सब चैप्टर्स हैं। और अगर ये चैप्टर इसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड, और देखो ये लिंक होता है 12th में, आपका फर्स्ट रेडी है तो सेकंड समझ आएगा, सेकंड और फर्स्ट दोनों समझ आ रहे हैं तो थर्ड समझ आएगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक लिंक पकड़ के चलो। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर देखने के पहले आप मेथड्स ऑफ चार्जिंग वाला मैंने जो लेक्चर डाला है वो आपने कंप्लीट किया होगा, ठीक है। तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी ना, सिंपल सी चीजें, और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा उसके लिंक, तो वो कंप्लीट कर लेना। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, यानी डिस्टेंस बढ़ाओगे, 2 गुना बढ़ाओगे तो फोर्स 4 गुना कम होगी, इसलिए स्क्वायर है, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अब ये फर्स्ट ये सेकंड, इन दोनों को कंबाइन करो, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 यहां लिख लेते हैं, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r², है ना। प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। नाउ प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो एक कांस्टेंट आएगा। अच्छा, कितने बच्चों को पता है कि प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो इक्वल टू क्यू आता है और उसके साथ एक कांस्टेंट क्यू आता है? कितने लोगों को ये चीज पता है कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो ये हटते ही इक्वल टू क्या आता है या कोई कांस्टेंट आता है? क्यों? जिनको जिनको पता है कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है, अदरवाइज मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले हमें इतना पता है, कभी भी है ना, प्रोपोर्शनलिटी क्या बताती है, जैसे सिंपल सी चीज है, आप हार्डवर्क करोगे, ठीक है, तो मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, यानी ज्यादा पढ़ाई करोगे ज्यादा मार्क्स, ठीक है। बट ऐसा है कि 2 घंटे ज्यादा पढ़ोगे तो 2% बढ़ेंगे, ऐसा होता है? 2 घंटे पढ़ोगे तो 2% बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। हो सकता है आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो सिर्फ 0.5% बढ़े, है ना, ऐसा पॉसिबल है। आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ 0.5% बढ़े, ठीक है, ऐसा भी होगा। तो इस चीज को इक्वलाइज करना पड़ेगा। जैसे आप 2 घंटे पढ़े,
आपके मार्क्स जो है, यानी यहाँ लिख लेते हैं, सिर्फ समझने के लिए है ये 2 मिनट। मार्क्स जो है वो और जिसको पता है ना भाई, फास्ट फॉरवर्ड करके आगे बढ़ो, आगे का लॉ देखो, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो। नहीं पता है तो जरूर देखो, पता होना चाहिए, फिजिक्स स्टूडेंट। मार्क्स ऐसा हम लिख सकते हैं ना कि हार्डवर्क, मार्क्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्डवर्क। ठीक है, अब मान लो तुमने 2 घंटे ज्यादा पढ़ाई करी, ठीक है, तो जरूरी है 2% तुम्हारे आएंगे? नहीं, कितने बढ़े? 0.5। अब अगर ये प्रोपोर्शनल है कि ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, प्रोपोर्शनलिटी सिर्फ ये बताती है कि अगर एक चीज इंक्रीज होगा तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। खाना घटेगा तो वेट घटेगा, खाना ज्यादा खाओगे तो वेट बढ़ेगा, सिंपल सी चीज है, समझ रहे हो? प्रोपोर्शनलिटी क्या बताती है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक घटेगी तो दूसरी भी घटेगी, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी यही बता रही है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, बट सेम बढ़ेगा नहीं। अब इसको हटा के जब इक्वल टू लाना है तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, और मुझे अगर इक्वल करना है इसको 0.5 को, अगर मुझे इक्वल करना है इसके बराबर 2 के, तो मुझे कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो कांस्टेंट क्या होगा? किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 2 आ जाएगा? तो वो कांस्टेंट यहाँ पे 4 होगा, तभी तो ये दोनों इक्वल है, समझ आया? तो मुझे ये और इस पूरे टर्म को इक्वल करना है, क्योंकि ये तो अभी प्रोपोर्शनल है कि ये बढ़े घटेंगे तो ये भी उस हिसाब से बढ़ेगा घटेगा, बट अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना है तो कांस्टेंट हट के कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 बनेगा, वो इसके बराबर होगा, समझ आ? क्लियर हो रहा है? सो इस तरीके से जैसे फ्री फायर बढ़ेगा खेलने का तो मार्क्स घटेंगे, ठीक है, ये कैसा रिलेशन हुआ? फ्री फायर बढ़ेगा तो मार्क्स घटेंगे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, ठीक है। तो वही होता है प्रोपोर्शनलिटी, यानी अगर सिंपल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। तो क्लियर हुआ सबको? तो यहां पे एक इक्वल टू आएगा, इक्वल टू आएगा, इक्वल टू हटते ही एक कांस्टेंट आएगा इक्वल करने के लिए, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो यहां पे जो ये K है इसको हम बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, K को क्या बोलते हैं? फोर्स कांस्टेंट। सो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन और F प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर हुआ, दोनों को कंबाइन किया। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये याद हो जाना चाहिए, एक बार मेरे साथ बोलोगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज, या बिटवीन एनी टू बॉडी, इसको अगर थोड़ा और इलेबोरेट करना है, बिटवीन एनी टू चार्जेस या बॉडी, तो क्या होगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है। सो अब K की वैल्यू क्या है? K को बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, K को हम क्या बोलेंगे? फोर्स कांस्टेंट। K जो है आपका, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अभी यूनिट और ये वैल्यू क्या है, कैसे आई, वो सब डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले यहां पे हमें इतना तो पता चल गया कि फोर्स किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। एक तो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड कर रहा है, तीसरा ये पॉइंट क्या है, दिस फोर्स मस्ट एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। यानी ये देखो, ये जो फोर्स है ना, वो सेंटर टू सेंटर ऐसे लगेगा, ऐसे अनसंग नहीं लगेगा कहीं भी। ठीक है, अगर एक चार्ज यहाँ है तो ये इसी लाइन में लगेगा, यहाँ है तो ये ऐसे ही लगेगा। ठीक है, अगर यहाँ है तो ये ऐसे ही लगेगा, एक लाइन में लगेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ कहीं लग रहा है इस पे फोर्स, ऐसे आके लग रहा है, ऐसे नहीं, एक ऐसे नहीं लगेगा कभी भी फोर्स, हमेशा वो एक स्ट्रेट लाइन में लगेगा। इसलिए क्या लिखा है? दिस फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। दिस फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, यानी दो चार्जेस जहां पे ज्वाइन कर रहे हैं उसी लाइन में ये फोर्स एक्ट करेगा। ये फोर्स इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा। अभी हम वो देखेंगे वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो K होता है ना, वो होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो आपका एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे, ये देखो, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट भी एक तरीके का कांस्टेंट है, बट ये है क्या? इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम। फ्री स्पेस का मतलब बच्चों वैक्यूम। ठीक है, फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है बच्चों? वैक्यूम। सो अच्छा, मैं ये रफ कर दूं, मुझे स्पेस थोड़ी सी कम पड़ रही है। ठीक है, मैं ये रफ कर दूं, आप लोग ये लिख लो, मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, सो आप लोग इसको लिख लो, मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, थोड़ी जगह कम पड़ रही थी तो देखो एडजस्ट करके मैंने वापस यहाँ पे लिखा। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी मैं एक बार रिवाइज भी करा दूंगा। F इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटी तो क्या आ गया?
के कांस्टेंट, इसे क्या बोलेंगे? फोर्स कांस्टेंट। इसे क्या बोलेंगे? फोर्स कांस्टेंट। अच्छा, इसकी वैल्यू के की जो होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है? इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब फ्री स्पेस का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है वैक्यूम। इसका मतलब होता है वैक्यूम। देखो, दो चीज तो आपको बता दी गई, ठीक है, कि सबसे पहले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन है वो किस पे डिपेंड करेगा? दोनों के प्रोडक्ट पे। और दूसरा किस पे? दोनों के बीच में डिस्टेंस है, और वो फोर्स हमेशा कहाँ एक्ट लगेगा? उसी लाइन में लगेगा। बट एक और चीज, ये फोर्स जो है वो एक और चीज पे डिपेंड करेगा, वो है मीडियम। अगर आप दो चार्जेस को एयर में रखोगे तो फोर्स अलग होगी, दो चार्जेस को वाटर में रखोगे तो फोर्स अलग होगी, दो चार्जेस को ग्लास के बीच में रखोगे तो फोर्स अलग होगी। मीडियम चेंज होगा तो फोर्स अलग हो जाएगी। फिर बोलोगे यहाँ कोई ऐसा टर्म तो दिख नहीं रहा जो ये काम करे, ये रहा ना एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी वैक्यूम में रखते हो तो इसकी वैल्यू है वो है 8.85 इंटू 10⁻12 यूनिट। अभी हम डिस्कस करेंगे, यूनिट अभी तुम्हारे सामने मैं निकालूंगा कैसे क्या आ रहा है। तो ये वैल्यू किसके लिए है? फ्री स्पेस, यानी वैक्यूम के लिए। ठीक है, तो जब आपका वैक्यूम क्रिएट होगा तो फिर आपका क्या आएगा? ये वैल्यू आएगी। ठीक है, और अगर वैक्यूम के अलावा ग्लास है, एयर है, मैं ये सब पे डेरिवेशन, ये न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, ये खत्म होगा उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे न्यूमेरिकल आते ही है, जेई में आता है, बोर्ड में आएगा, हर जगह आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखना, नीट, जेई और बोर्ड तीनों जगह आता है। सो अगर इसकी वैल्यू चेंज हो गई तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक कांस्टेंट है, सिर्फ किसके लिए है? वैक्यूम के लिए। तो एप्सिलॉन नॉट जो यूज होगा वो किसके लिए यूज होगा? वैक्यूम के लिए। सो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो, ये कांस्टेंट ही तो है सब, इसको सबको रखोगे जब तुम और सॉल्व करोगे तो के मिलेगा तुमको 9 × 10⁹, 9 × 10⁹। ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, डायरेक्ट यूज करना है न्यूमेरिकल में कहीं कहीं पे। अब देखो यहां पे ये हमें पता चल गया एप्सिलॉन नॉट है, के हमें पता चल गया। अब यूनिट, तो सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। F = 1K Q1 Q2 अपॉन R² है। के की जगह मैं क्या लिखूंगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्लियर हो गया सबको? क्या है एप्सिलॉन नॉट? क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि वैक्यूम। अब क्या होगा बच्चों? ये हमारा आ गया पोर्शन। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे यूनिट निकालनी है फोर्स की, तो पहले मैं के की यूनिट निकाल लेता हूं, फिर उसका उल्टा कर दूंगा तो मुझे एप्सिलॉन नॉट की यूनिट मिल जाएगी, है ना? तो हम पहले यूनिट निकाल लेते हैं। तो देखो, ये R² ऊपर जाएगा। देखो, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। R² ऊपर गया तो FR² हो गया। के यहीं पे Q1 Q2 इसके नीचे लगा दो, क्या आ गया? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। सो फोर्स न्यूटन। आर की यूनिट मीटर, मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये हो गई के की यूनिट, यानी कितनी आ गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। यहां लगा दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। यानी हमारी के की यूनिट क्या आ गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। अगर के की ये है तो के और ये रेसिप्रोकल में है, ये दोनों कैसे हैं? रेसिप्रोकल में। तो अगर इसकी यूनिट ये है तो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी उल्टा कर दो, यानी न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। समझ आया? कुछ समझ आया सबको? क्लियर हो रहा है? बहुत आसान है, ये सारी चीजें ध्यान से लिखो लाइन वाइज, यहां से यहां जाओ, ये लिखो, फिर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखो, के की वैल्यू निकाल ली, यूनिट हमने दोनों की निकाल ली। यूनिट कैसे निकाली वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। हमने क्या किया? R² ऊपर ले गए, फोर्स न्यूटन, आर यानी डिस्टेंस है तो मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया, Q1 Q2 इसके नीचे गया, यानी के की वैल्यू कूलम स्क्वायर में आ गई। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज रह जाती है, डायमेंशनल फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। के और एप्सिलॉन नॉट का पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा तो बहुत लंबा हो रहा होगा लेक्चर, तो हम वेक्टर वाला इसके बाद का अगला लेक्चर बना देंगे। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं क्या है। सो सबसे पहले मैं रफ कर रहा हूं इसको। अब देखो, हम डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं सबका। सबसे पहले के लिए देखते हैं, फिर जो भी आएगा वो एप्सिलॉन का उल्टा हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम। अच्छा, न्यूटन क्या होता है बच्चों? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। ठीक है, और कूलम इनवर्स स्क्वायर क्या हुआ? देखो, कूलम क्या होता है? Q = IT होता है। ठीक है, तो Q का कूलम होता है, I यानी एम्पियर, T यानी सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, यानी कूलम को मैं एम्पियर सेकेंड भी लिख सकता हूं।
ठीक है, अब ये क्या हो गया, केजी मीटर क्यूब, ये कितना हो गया, s -2 है, ये 2 है, ऊपर जाके -4 हो जाएगा। ठीक है, और ए हमारा कितना आ गया, -2। अब यूनिट देखो, m1 केजी, L3, ठीक है, T -4 A -2, सही निकाला ना मैंने, C = IT A × S, ठीक है, ये T हो जाएगा, सेकेंड -2, ऊपर जाके -4 हो जाएगा, A आपका -2 है। ठीक है, क्लियर है सबको। सो M1 L3 T -4 A -2, ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर ये K का डायमेंशनल फॉर्मूला है तो एप्सिलॉन नॉट का एग्जाम में आएगा, सारी चीजें पता होनी चाहिए। उल्टा कर दो इसको, देखो मुझे है ना बहुत जल्दी जल्दी करके ना, मुझे तुम्हारा सिर्फ खत्म नहीं करना है, मुझे पढ़ाना है, तुम्हें खत्म करना होता है ना वो जल्दी हो जाता है, पढ़ाना है तो चीजें थोड़ी सी समझनी है जरूरी। ठीक है, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि एक बार फर्स्ट टाइम में लंबा लंबा टाइम जा रहा है, फटाफट हम लॉस खाली रट लें, नहीं ऐसे नहीं पढ़ना है यार। देखो अभी यहीं पे लर्न कर लेना है, एक बार मेरे साथ सब बोलोगे, ठीक है, पॉज करके एक बार बोलो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, और रिपल्जन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन एनी टू बॉडीज या बिटवीन एनी टू चार्जेस is directly proportional to product of their charges, directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of distance between them, and this force acts along the line joining the two charges, this force acts along the line joining the two charges। ये स्टेटमेंट लिखना मत भूलना वरना कूलम्स लॉ गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उसके बाद कुछ नहीं, डेरिवेशन में तो कुछ नहीं, अगर स्टेटमेंट पूरा पता है तो सब कुछ पता है, क्योंकि उसी में बोल दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, प्रोपोर्शनलिटी हटेगी, फिर पूछा जाएगा क्या कूलम्स लॉ मीडियम पे डिपेंड करेगा, कूलम्स फोर्स मीडियम पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर एयर की जगह वाटर लोगे तो अलग आंसर आएगा, वाटर की जगह ग्लास लोगे तो अलग आंसर आएगा। यानी फोर्सेस जो होते हैं वो ऑब्वियस है, पानी में, ग्लास में, हर जगह अलग अलग चेंज होंगे। कितने चेंज होंगे, कैसे होंगे, इसके न्यूमेरिकल मैं ऐसा होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूंगा। ठीक है, सो क्लियर हो रहा है सबको, ये समझ आया। फिर हमने देखा एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसकी यूनिट निकाली, उसकी वैल्यू से के की वैल्यू निकाली, बस इतनी चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, शॉर्ट में 1 मिनट में मैं तुम्हारे लिए समराइज कर रहा हूं, बस इसको देख लो। हम ये फिर स्केलर फॉर्म हमारा खत्म। अभी हम मैग्नीट्यूड की बात करें, स्केलर फॉर्म वेक्टर में अभी हम देखेंगे डायरेक्शन उसका प्रॉपर्ली। सो हमने क्या किया, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R², प्रोपोर्शनलिटी हटी, देखो कितनी जल्दी हो जाएगा एग्जाम में, ऐसे ही लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में लिखना है। इसकी वैल्यू 8.85 10⁻⁻12, यूनिट निकालना है तो के की यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर है ना, ये ऊपर जाएगा, ये दोनों अपॉन में आएंगे, कूलम स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, और इसका उल्टा कर दोगे तो इसकी यूनिट मिल जाएगी। ठीक है, बस इतनी सी तो बात है, यही है आपका कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। अब हम वेक्टर फॉर्म देखेंगे और उसमें डेफिनेशन सेम लिखनी है, खाली चेंज क्या होगा, अब हम वेक्टर यूज करेंगे, यानी डायरेक्शन, यानी दो फोर्सेस हैं तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, यानी ये इस पे लगाएगा और ये इस पे लगाएगा। ठीक है, तो अब हम अगला देखेंगे वेक्टर लॉ। काम करते हैं यार, ठीक है, मेरी ऑफलाइन एक क्लास है तो हम लोग एक काम करते हैं, वेक्टर फॉर्म को है ना मैं इसके बाद वाले लेक्चर में कवर कर लेता हूँ। ठीक है, सो वेक्टर फॉर्म तुरंत साथ में ही रहेगा, वो अपलोड हो ही जाएंगे तुरंत ही। सो वेक्टर फॉर्म को हम इसके बाद में तुरंत कर लेते हैं। ठीक है, सो ये आप अच्छे से कर लो, और वेक्टर फॉर्म वो छोटा ही होगा, 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पूरा स्केलर फॉर्म का होप सो आपको पूरा क्लियर हुआ होगा एंड याद हो गया होगा। 2 बार घर पे अभी बैठ के एक बार बस बोल जाओ, खत्म हो गई बात, सब कुछ डेफिनेशन में ही है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।